रिमेम्बरिंग मुद्रा राक्षस, सुभाष चंद्र आर्य, जो मुद्रा राक्षस के नाम से मशहूर हुए। जन्म 1933 में हुआ था। पत्रकार, सांप्रदायिकता विरोधी लेखन और दलित साहित्य चिंतक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वरिष्ठ साहित्यकार। मुद्रा राक्षस के 12 उपन्यास, 3 काव्य संग्रह, 10 से ज्यादा नाटकें उनकी प्रकाशित हुई हैं। यूं तो सुभाष चंद्र आर्य ने तो खुद ही राक्षस नाम अपने अपने में जोड़ लिया था और वे शूद्राचार्य और दलित रत्न के सम्मान से खुश थे। यह बूता सिर्फ उन्हीं में था, मुद्रा राक्षस में ही था। मुद्रा राक्षस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पिताजी डूब कर मरे थे, मैं डूब कर नहीं डुबा कर मरूंगा। बड़े जीवट जोखिम साहित्यकार थे। आज उनका डेथ एनिवर्सरी है। अम्बेडकर नामा परिवार की ओर से आदरांजलि। और आज हम याद कर रहे हैं मुद्रा राक्षस को। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ आलोचक वीरेंद्र यादव साहब मौजूद हैं। 40 वर्षों तक मुद्रा राक्षस जी के साथ वीरेंद्र जी रहे। कैसे याद करें, क्या क्या खास बातें थी, अनछुए पहलू क्या थे? जो किताब उन्होंने लिखा, किताब तो लोग साहित्य जगत में उपलब्ध है, लेकिन क्या खास बात थी उनमें जो इतने चर्चित उपन्यासकार, साहित्यकार के रूप में चर्चित हुए? सर, स्वागत है अम्बेडकर नामा में। नमस्कार रतन लाल जी, आपका धन्यवाद और आभार कि अम्बेडकर नामा के मंच पर आज हम लोग मुद्रा जी को याद कर रहे हैं। मुद्रा जी इस देश के हिंदी के बड़े लेखक, चिंतक, विचारक, रंगकर्मी तो थे ही, उसके साथ साथ एक वो जन बुद्धिजीवी की जो उनकी भूमिका थी, उसने जो लोकप्रियता उन्हें प्रदान की हमारे इस शहर में, अवध में, प्रदेश में, या हम कह सकते हैं समूचे हिंदी प्रदेश में, वो बहुत दुर्लभ थी। अभी आपने मुद्रा राक्षस जी का नाम सुभाष चंद्र आर्य लिया, तो परिवार ने उनको यही नाम दिया था, लेकिन वो मुद्रा राक्षस कैसे हुए, इसकी भी एक रोचक दास्तान है। इसकी रोचक दास्तान यह है कि जिस समय में, यानी 50 के दशक में, जब अज्ञेय जी की तूती बोलती थी हिंदी साहित्य में, तब मुद्रा जी ने डॉक्टर देवराज की पत्रिका युग चेतना में एक लेख लिखा अज्ञेय की कविता पर और उनके काव्य चिंतन पर। उस लेख में उन्होंने अज्ञेय के काव्य चिंतन की सीमाओं को इंगित करते हुए यह भी प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया कि किस तरह अज्ञेय की कविता पश्चिमी साहित्य का अनुकरण है। अब अमेरिका में जो उन दिनों प्रवृत्तियां चल रही थी उसका अनुकरण है। यानी कि वो लेख जो है अज्ञेय की साहित्यिक जो मूर्ति थी उसको ध्वस्त करने वाला था। तो वो लेख डॉक्टर देवराज ने अपनी पत्रिका युग चेतना में जब छापने का निर्णय लिया, तो उन्होंने मुद्रा राक्षस जी से कहा कि भाई देखो, सुभाष चंद्र आर्य को तो कोई जानता नहीं है, और जो है मैं अगर इस तुम्हारे नाम से छापूंगा तो लोग कहेंगे कि एक लड़के से पिटवा दिया अज्ञेय को, इसलिए मैं एक नाम रखता हूं। तो उन्होंने मुद्रा राक्षस, एक जिसे कहा जाए छद्म नाम रखा। जब मुद्रा राक्षस नाम से वो लेख छपा तो इतना चर्चित हुआ, इतना उस पर बहस हुई, इतना विवाद हुआ कि उस मुद्रा राक्षस के नाम से ही उस नाम की इतनी प्रसिद्धि हो गई कि डॉक्टर देवराज ने कहा मुद्रा जी से कि अब तुम यही साहित्यिक नाम अपनाओ, अब तुम्हारा नाम मुद्रा राक्षस ही होगा। तो उसके बाद से मुद्रा जी ने मुद्रा राक्षस नाम अपनाया, कलकत्ता में गए और कलकत्ता में वहाँ जो पत्रिका थी उसके सहायक संपादक हुए। यानी उनका सफर, यानी 22 वर्ष की उम्र में वो ज्ञानपीठ प्रकाशन की पत्रिका के सह संपादक हुए, और उसके बाद जो उनका सफर शुरू हुआ कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली में फिर आकाशवाणी की सेवा में गए,
और आकाशवाणी की सेवा में उन्होंने वहां के जो कलाकार हैं उन कलाकारों की यूनियन को संगठित किया। तो उन यूनियनों की यानी पहली बार इस देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि आकाशवाणी की के जो कर्मी थे, उन आकाशवाणी के जो कलाकार थे, उनकी यूनियन का गठन हुआ। ये घटना अपने आप में नई घटना थी। और उसी दौर में मुद्रा जी AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके के चेयरमैन श्रीपाद अमृत डांगे हुआ करते थे, तो डांगे जी के संपर्क में आए। वो समय लोहिया जी का भी समय था। लोहिया जी दिल्ली से जन और मैनकाइंड पत्रिका प्रकाशित करते थे। तो मुद्रा जी उन्हीं दिनों जन और मैनकाइंड दोनों में लिखते थे। ज्यादातर जन में अक्सर ही उनके लेख आते थे और लोहिया जी के भी संपर्क में आए। तो इस तरह जो है मार्क्सवाद और लोहियावाद, लोहिया के विचारों और मार्क्स दोनों के विचारों के संपर्क में मुद्रा जी आए। लेकिन साहित्य में वो जो दौर था, वो साहित्य में दौर था यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर वो दौर एब्सर्ड नाटकों का था। तो उन एब्सर्ड नाटकों की जो परंपरा थी, उस परंपरा में भी शुरू में मुद्रा जी ने कई महत्वपूर्ण नाटक लिखे जिनकी बहुत चर्चा हुई, जिन नाटकों का मंचन हुआ। तो वहां पर एक विख्यात नाटककार के रूप में और एक बड़े कहानीकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि दिल्ली के दौर में हुई। और दिल्ली में रहते हुए ही जिस दौरान वियतनाम का युद्ध चल रहा था, तो वियतनाम के युद्ध के बाद साम्राज्यवाद के विरोध में जो उसकी परिस्थिति थी, उस सब को मिला जुला करके उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, मेरा नाम तेरा नाम। यानी कि जो नक्सलवाद का आंदोलन था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन था, उसकी पृष्ठभूमि में वह उपन्यास लिखा गया। मुद्रा जी का जो व्यक्तित्व था परंपरा भंजक था और एक जिसे कहा जाए कि नवीनता के प्रति और परंपरा के विरुद्ध और समाज में जो एक जिसे कहा जाए कि वर्चस्वकारी शक्तियां थी, उनके विरुद्ध वो लगातार चिंतन मनन भी करते थे, लिखते भी थे। और जुलूस में, जलसों में, आंदोलनों में, ये दिल्ली से ही उनका शुरू हुआ था। लेकिन जब आपातकाल आया, आपातकाल की घोषणा हुई, तो मुद्रा जी जैसा व्यक्तित्व जो है बहुत बेचैनी, बहुत छटपटाहट महसूस करने लगे। और उनकी छटपटाहट की अभिव्यक्ति जो है वहां दिल्ली में भी जो आकाशवाणी का महानिदेशालय था, उनमें क्योंकि ट्रेड यूनियन के भी वो अग्रणी कतारों में थे, उसके नेता थे, तो उसमें भी अभिव्यक्त होता रहता था। तो नतीजा ये निकला कि मुद्रा जी का वहां से स्थानांतरण करके उनको एक सजा के तौर पर भोपाल भेज दिया गया, उनका स्थानांतरण हुआ। लेकिन मुद्रा जी का जो स्वाभिमानी व्यक्तित्व था, उनके स्वाभिमान के कारण ही उन्होंने तुरंत इस्तीफा लिख करके दे दिया। बल्कि लोगों ने उनको समझाया कि भाई स्थानांतरण ही तो हुआ है, ये कोई ऐसी सजा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पता है कि ये सजा के रूप में किया गया है, इसलिए मैं त्यागपत्र देता हूं। तो त्यागपत्र दे करके वो लखनऊ आ गए। लखनऊ इसलिए आ गए, लखनऊ उनका एक पैतृक निवास था, उनके पिताजी यहाँ रहते थे, यहीं के बाशिंदे थे। तो वो लखनऊ आए। और लेकिन लखनऊ आने के बाद मुद्रा जी का एक, मैं कहता हूं कि उनका एक व्यक्तित्वांतरण नए ढंग से हुआ। वो मार्क्स से प्रभावित थे, वो लोहिया से प्रभावित थे। लेकिन मैं ये निकटता के साथ जो मैंने उनको समझा, उनकी सोच को, उनके चिंतन को, उनकी कार्यप्रणाली को, तो मुझे ये लगा कि अंबेडकर का जो प्रभाव था, अंबेडकरवाद का जो प्रभाव था, वो उस दौर में लखनऊ आने के बाद ही शुरू हुआ। और लखनऊ आने के बाद एक घटना ये हुई कि राष्ट्रीय सहारा, यहाँ जो अखबार जब यहाँ से प्रकाशित होना शुरू हुआ, थोड़े बाद में उनके आने के कुछ वर्षों बाद, तो उसमें वो साप्ताहिक स्तंभ लिखने लगे। तो उस साप्ताहिक स्तंभ में हाशिए के समाज से जुड़े हुए मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, और वो दौर थोड़े बाद में जो है जिसे कहा जाए कि अंबेडकर की शताब्दी मनाई गई, और शताब्दी के बाद जो है अंबेडकर को लेकर के विचार विमर्श, इस तरह की तेजी हुई। तो अंबेडकर को का पढ़ना, अंबेडकर के बारे में सोचना और अंबेडकर के विचारों के पक्ष में लिखना,
ये उसी दौर में शुरू हुआ। तो उसके पहले सांप्रदायिकता के विरुद्ध, यानी एक योद्धा की तरह वो जो है अगली कतारों में रहते थे, अपने लेखन के माध्यम से भी, अपने विचारों के माध्यम से भी। लेकिन सांप्रदायिकता के साथ साथ यह जो हाशिए के समाज से उनका जुड़ा हुआ, और जो उन्होंने बौद्ध चिंतन, यानी यहाँ लखनऊ में एक बौद्ध केंद्र है रिसालदार पार्क में, मुद्रा जी वहां जाते थे, वहां की पुस्तकों का लाना, वहां अध्ययन करना, तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई। और उसके बाद उनका वो जो स्तंभ लेखन था, उस स्तंभ लेखन से ही प्रभावित होकर के बहुत से जन संगठन, बहुत से दलित संगठन, बहुत से अम्बेडकरवादी संगठन, इस तरह के लोगों से उनका जुड़ा हुआ। बाकी वामपंथ के लोगों से तो उनका जुड़ाव था ही, हम लोग प्रगतिशील लेखक संघ के लोग, दूसरे संगठनों के लोग, यानी उनके दो अड्डे थे उस दौर में। एक अड्डा तो था अंबेडकर महासभा, जो यहाँ विधानसभा के ठीक सामने है, अंबेडकर महासभा में जाते थे। दूसरा उनका अड्डा था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो कार्यालय कैसरबाग में था, या विधानसभा के ही सामने अंबेडकर महासभा के बगल में जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय था। तो इन कार्यालयों में जाना, इनके लोगों से मिलना, संवाद करना, और जो साहित्य का समाज था, यानी हम लोग तो उस समय साहित्य समाज के हिस्से थे, साहित्य का जो प्रगतिशील आंदोलन था उसके साथ जुड़े हुए थे, तो हम लोगों से तो उनका एक मिलना जुलना, संपर्क, सहयोग से जब वो यहाँ पर आए, उसके थोड़े ही समय के बाद अपने शुरू में अपने पैतृक घर पे रहते थे, बाद में यहाँ जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं, यहीं आकर के मैंने मेरे घर के पास में, तो हम लोगों का मिलना जुलना, संवाद की प्रक्रिया बहुत तेज हुई। जितना यहाँ का प्रगतिशील लेखक था, साहित्यकार था, सबने सबके साथ जुड़ना, सारे मंचों पर रहना, यानी कि वो एक जिसे कहा जाए कि यहाँ के साहित्य के भी केंद्र थे, यहाँ का जो नाट्यकर्म था उसके भी केंद्र थे, और जो सार्वजनिक जीवन था उस सार्वजनिक जीवन में भी वो जो है बहुत जल्दी जो है उनकी केंद्रीयता हुई। तो मुद्रा जी का यह जो था, यानी कि लखनऊ में जो उनका व्यक्तित्वांतरण हुआ, उससे उनकी व्याप्ति एक लेखक से आगे बढ़ करके, एक नाटक से आगे बढ़ करके एक जन बुद्धिजीवी के रूप में हुई। और यहाँ आने के बाद यह भी हुआ, यानी कि जो उनका लेखन था उसमें भी गुणात्मक परिवर्तन आया। यानी कि उन्होंने पहला एक लघु उपन्यास भगोड़ा नाम से लिखा। तो भगोड़ा का यह था कि वो दिल्ली से छोड़ करके आए थे, तो यानी कि दिल्ली को छोड़ना, यानी भगोड़ा, दिल्ली से भाग करके आना। तो उस समूची मनस्थिति का उन्होंने वर्णन किया कि एक आदमी जो है किस तरह की परिस्थितियां रची जाती हैं कि वो उसको जो है और देखिए एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा रतनलाल जी कि वो ये वो दौर था कि जबकि समूचा देश दिल्ली की ओर जा रहा था। लखनऊ से लोग दिल्ली जा रहे थे, भोपाल से लोग दिल्ली जा रहे थे, पटना से लोग दिल्ली जा रहे थे। कारण उसका ये कि दिल्ली अवसरों का केंद्र था। मुद्रा जी उन अवसरों को छोड़ करके, यानी कि वापस देश की राजधानी छोड़ करके लखनऊ वापस आए। यानी यह उनकी वापसी जो है महज एक भौगोलिक वापसी नहीं थी, वो एक जड़ों से जुड़ना भी था। तो मुद्रा जी का यह जो एक वापसी थी, जो उनका एक वैचारिक गुणात्मक जो एक परिवर्तन था, इसने जो है एक नए मुद्रा राक्षस को जन्म दिया। और उस दौर में उन्होंने जो रचनाएं लिखी, यानी अभी मैंने भगोड़ा का जिक्र किया, शांति भंग उपन्यास, यानी कि आपातकाल था, आपातकाल की परिस्थितियों पर उन्होंने शांति भंग उपन्यास लिखा। और जिस मोहल्ले में आकर के शुरू में रहने लगे थे, जो उनके पिताजी का घर था जहां वो बाद में फिर गए, तो उस मोहल्ला, यानी कि एक ऐसा मोहल्ला, एक ऐसा रहवास, वहां आपातकाल जो है निम्न वर्गों के बीच में, बहुत सामान्य जन के बीच में आपातकाल ने किस तरह से प्रभावित किया, इसकी एक पूरी कथा मैं समझता हूँ। आपातकाल पर बहुत लेखन हुआ है, लेकिन वह लेखन अपने आप में एक अलग ढंग का लेखन है। यानी कि जो गलियां, जो मोहल्ले, जो मेहनत का, जो छोटे छोटे पेशों में लगे हुए लोग थे,
उनके जीवन पर उस आपातकाल ने कैसे प्रभावित किया, इस पृष्ठभूमि में उन्होंने उस उपन्यास को रचा है। कारण ये कि जिस मोहल्ले में वो रह रहे थे, वो मोहल्ला जो है इसी पुराना मोहल्ला था और छोटे-छोटे कारोबारियों का था, छोटे दुकानदारों का था और निम्न वर्गों का था, उसको हम कह सकते हैं निम्न जातियों का भी था। तो एक बात यह है कि जब मुद्रा जी का झुकाव इस तरह के लेखन के प्रति या इस तरह के समाज के प्रति उनकी वाबस्तगी हुई, तो एक बात तो यह तो हुई, देखिए प्रगतिशील खेमों में मुद्रा जी सर्व स्वीकार्य थे, लेकिन जो एक साहित्य का जो अभिजन खेमा था, जिसके साथ मुद्रा जी बराबरी का यानी आंखों में आंख मिला करके संवाद करते थे और किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करते थे, उस साहित्य के अभिजन समाज के बीच में कह सकता हूं कि एक दुरभिसंधि, यानी कि सामने सामने तो मुद्रा जी को कोई किसी तरह से उनकी अनदेखी नहीं कर सकता था, उनका बहुत सम्मान भाव था, उनकी बहुत स्वीकृत थी, लेकिन एक अनकही एक अनकहा एक ऐसा वातावरण मुद्रा जी के विरुद्ध जो है सृजित किया गया, जिससे कि वो जो साहित्य का जो अभिजन समाज था, उस अभिजन समाज ने अपने मन से उनको जो है एक जिसे कहा जाए कि मन से निकाल करके उनको हाशिए पर करने की कोशिश की। लेकिन जो ये प्रक्रिया अभिजन समाज ने की, त्यों मुद्रा जी का आकाश बढ़ता गया, उनकी पहुंच, उनकी स्वीकृति, यानी कि देखिए बहुत कम आज के समय में, यानी सिर्फ 6 ही वर्ष तो हुए मुद्रा जी नहीं रहे, इसके पूर्व का जो ये था, यानी कि मैं इस मामले में ये कहूंगा कि मैं एक जिसे कहा जाए कि मुझे ये अवसर मिले, उनके संग साथ का इतना ज्यादा अवसर मिला। मेरा कार्यालय हजरतगंज में यहाँ था, वहां से आकर के वो घंटों वहां पर बैठते थे, हम लोग बाजार में निकलते थे साथ साथ, कहीं बैंक जाना, यहाँ घूमना, यहाँ जाना, सड़क पर इतने लोग उनको पहचानने वाले थे, ये अद्भुत बात थी। मुद्रा जी को राह चलते हुए लोग पहचानने वाले लोग, उनको नमस्कार करने वाले लोग, एक उनकी एक झलक देख करके उनके साथ जो है 2 शब्द बोलने वाले लोग, इतने कि मैंने किसी साहित्यकार को इतना लोकप्रिय नहीं देखा। इस शहर में एक दौर में ये जरूर था कि अमृतलाल नागर थे, वो भी बहुत लोकप्रिय थे, खासकर पुराने लखनऊ में थे, लेकिन मुद्रा जी जो नया लखनऊ है, उस नए लखनऊ में भी मुद्रा जी लोकप्रिय थे। अब देखिए हम लोगों का यानी जो एक जिसे कहते हैं प्रगतिशील साहित्य का जो एक प्रगतिशील खेमा, मार्क्सवादी खेमा, उसके एक अंतरंग हिस्से तो मुद्रा जी थे ही, लेकिन मुद्रा जी का जो व्यक्तित्व था वो कोई भी विचार, यानी चाहे वो मार्क्सवाद का विचार हो, चाहे वो लोहिया का विचार हो और चाहे वो अम्बेडकरवाद ही क्यों न हो, उसका जो एक जड़ीभूत फ्रेम है, उस फ्रेम को हमेशा वो तोड़ते थे। यानी कि कोई भी ऐसा ढांचा, कोई भी ऐसा सांचा नहीं था जिस सांचे में मुद्रा जी को आप जड़ दें। मुद्रा जी हमेशा एक तार्किक ढंग से उस सांचे को तोड़ते भी थे। मुद्रा जी से हम सब यानी प्रगतिशील खेमे की बहुत सहमतियां थी और मेरे इतने निकट इतना हम लोग, लेकिन सर्वाधिक तीव्र असहमतियां भी मुद्रा जी से मेरी थी या मेरी मुद्रा जी से थी। यानी एक घटना मैं बताऊं कि जब प्रेमचंद का 125वां मनाया जा रहा था और उस 125वें मनाए जाने के दौरान आपको याद होगा कि दिल्ली में कुछ दलित संगठनों ने प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि जलाया, और तो उस रंगभूमि जलाने की जो घटना हुई, मुद्रा जी ने उसका समर्थन किया, उस उपन्यास दलित संगठनों का समर्थन किया और प्रेमचंद के विरुद्ध उन्होंने यहाँ जो सहारा में स्तंभ लिखते थे, राष्ट्रीय सहारा में, उन्होंने बहुत तीखा प्रेमचंद के विरुद्ध और दलित संगठनों की उस कार्रवाई के पक्ष में लेख लिखा। यद्यपि हम आप सभी जानते हैं कि वो दलित संगठनों का एक समूह था, सारे समूह उसमें नहीं शामिल थे, तो मैंने उसका प्रतिवाद करते हुए
मुद्रा जी के उस लेख का प्रतिवाद करते हुए मैंने एक बड़ा लेख लिखा, उसी राष्ट्रीय सहारा में अगले हफ्ते प्रकाशित हुआ। हमारे उनके बीच में ये एक बड़ी असहमति हुई, जिसकी बहुत चर्चा रही एक साहित्य के क्षेत्रों में और इन सारे। लेकिन मैं एक बात की तरफ यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक मुद्रा जी का मूर्ति भंजक व्यक्तित्व था, परंपरा द्रोही था, नए के प्रति आकर्षण था, लेकिन वो अपने व्यक्तित्व में, अपनी सोच में बहुत जनतांत्रिक व्यक्ति थे। मैं आपको बताऊं कि जब उनका 75वां जन्मदिवस आया तो 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ बाराबंकी शहर के कुछ साहित्यिक थे, एक उनके ऊपर पत्रिका केंद्रित की। उनकी 75वीं जन्मतिथि के अवसर पर वो पत्रिका का एक विशेषांक निकालने की योजना बनाई और वो मेरे पास आए मुझसे लेख मांगने के लिए मुद्रा जी से। तो हमने कहा भाई नया लेख तो है नहीं, पुराने लेख हैं। और फिर मैंने शांति भंग उपन्यास पर, बहुत अच्छा लेख था मेरा, मैंने उनको दिया। लेकिन जब पत्रिका छप करके आई तो पत्रिका छप करके आने के बाद जो शांति भंग वाला लेख था वह तो प्रकाशित हुआ ही, उसके साथ एक लेख ऐसा प्रकाशित हुआ मुद्रा राक्षस पर, मेरा लेख, जिसमें कि मुद्रा राक्षस को प्रेमचंद प्रसंग में पूरी तरह ध्वस्त किया गया था। मैंने उस संपादक से कहा कि भाई आप 75वें अवसर पर आप छाप रहे हैं पत्रिका, मेरा आपने ये लेख क्यों छापा, आपने मुझसे अनुमति क्यों नहीं ली इसकी? तो उन्होंने कहा आपसे मुझे अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हाँ, क्योंकि मुद्रा, हाँ, उन्होंने कहा क्योंकि मुद्रा जी ने स्वयं कहा कि इस लेख के, वीरेंद्र यादव के इस लेख के बिना ये पत्रिका नहीं छपनी चाहिए। अब ये देखिए कि जिस लेख को लेकर मेरे मन में संकोच था कि इस अवसर पर मुद्रा जी के बारे में यह लेख मेरा नहीं छपना चाहिए, मुद्रा जी ने उसी लेख को शर्त बनाया कि वो लेख उस अंक में। ये उनकी जनतांत्रिकता का एक जिसे कहा जाए सबूत है, प्रमाण है। और उनके और ऐसे देखिए बहुत से अवसर आए, हम लोगों की बहुत तीव्र असहमतियां, यानी कि एक जो मित्र मंडली थी उसकी भी बातचीत में, अलग भी मंच पर भी, गोष्ठियों पर भी, लेकिन उस तीव्र असहमतियों के बाद वो वास्तव में उनके जनतांत्रिक व्यक्तित्व की महानता थी। देखिए हम कई बार बहस होती है तो हम लोग मनोमालिन्य हो जाता है, लगता है कि अब शायद कम से कम कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों तक के लिए तो शैथिल्य हो ही गया। लेकिन मुद्रा जी ऐसे व्यक्ति थे कि जिस दिन ये बहस होती थी उसके अगले ही दिन घर पे मौजूद हो जाते थे, सामने होते थे, हम लोग शर्मसार हो जाते थे। तो ऐसे मुद्रा जी थे। तो मुद्रा जी का, और देखिए बाद के दौर में जो उनका लेखन था, उन्होंने भगत सिंह का पुनर्पाठ किया। भगत सिंह को लेकर के आज तो देखिए भगत सिंह के बारे में इतनी चर्चाएं हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिस समय, जिन दिनों भगत सिंह को एक नए संदर्भों में मुद्रा जी ने विश्लेषित करके, एक छोटी पुस्तक थी, उस छोटी पुस्तक में जिस तरह, तो वो एक जिसे कहा जाए कि वो एक भगत सिंह को नई दृष्टि से देखने की एक मैं शुरुआत ही मान सकता हूँ। तो मुद्रा जी ने किया। दूसरा, जो धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ उनकी पुस्तक है, वो इतनी लोकप्रिय हुई कि उसके कई संस्करण छपे और लोग उसकी चर्चा करते थे। और एक बात की तरफ मैं और संकेत करूंगा, देखिए मुद्रा जी अकेले एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि गैर दलित होते हुए, यानी कि जन्म की और परिवार की पृष्ठभूमि से मुद्रा जी दलित नहीं थे, वर्ण से शूद्र अवश्य थे, लेकिन वो दलित नहीं थे। लेकिन दलित संगठनों के बीच, दलित बौद्धिकों के बीच, दलित कार्यकर्ताओं के बीच, दलित समाज के बीच जैसी स्वीकृति मुद्रा राक्षस जी की थी, वैसी किसी गैर दलित की नहीं थी। अभी आपने उल्लेखित किया कि शूद्राचार्य की उपाधि उनको दी गई थी। कैसे जरा ये स्टोरी बताइए सर, ये स्टोरी बताइए, शूद्राचार्य वाला स्टोरी बताइए जरा। शूद्र महासभा, यहाँ उत्तर प्रदेश की शूद्र महासभा, उसने अपना एक वार्षिक सम्मेलन किया और उस वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने जो है
एक उनका जो धर्म ग्रंथों से पुनर्पाठ जो उनकी पुस्तक आई थी, उसकी व्याख्या करते हुए उसकी इतनी लोकप्रियता हुई थी कि उन्होंने उनको शूद्राचार्य की उपाधि जो है वहां पर दी, और उन्होंने उसे स्वीकार किया। और दूसरा कि दलित संगठनों ने, यहाँ का एक जीपीओ पार्क था, वहां एक नाटक, जिस नाटक में धनुष बाण लेकर के, यानी कि वो राम का प्रतिविमर्श था, उस राम का प्रतिविमर्श रचते हुए नाटक रचा गया था। और मुद्रा राक्षस जी वहां पर बाकायदे धोती पहन करके या उस तरह से उस नाटक के केंद्रीय उसमें शामिल थे। तो मुद्रा जी जो है अपने विचार से भी, अपने लेखन से भी, जिस तरह से एक हाशिए के समाज के साथ, उसके आंदोलनों के साथ हमेशा मौजूद रहते थे, तो एक उन्होंने साहित्य की सीमा का अतिक्रमण किया। और जो नाट्यकर्म था जो उनका पुराना, उस नाट्यकर्म को भी छोड़ा। हालांकि वो इतने मशहूर थे, उन्होंने चेखव का नाट्य रूपांतर किया था आला अफसर नाम से। वो आला अफसर जो है यानी कि विदेशों में, यानी अमेरिका में कई जगहों पर बहुत लोकप्रिय हुआ। लेकिन मुद्रा जी बहुत तुनुक मिजाज भी थे। बहुत मामूली सी बात पर, किसी बात पर उनकी असहमत हुई और जो नाट्य के निर्देशक थे उनसे असहमत हुई और उन्होंने उनकी अनुमति अस्वीकृत कर दी, कहा कि अब मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। तो मुद्रा जी इस तरह के भी व्यक्ति थे कि कभी भी जो सत्ता प्रतिष्ठान था, सत्ता प्रतिष्ठान के साथ कभी भी समझौता तो या बात ही दूर रहा, हमेशा विमुख रहते थे, पीठ रख करके खड़े होते थे। तो कई बार ऐसे भी अवसर आए कि चाहे वो संगीत नाटक अकेडमी हो, चाहे यहाँ का हिंदी संस्थान हो, वो कई बार उनको सम्मानित भी करना चाहता था। लेकिन कई बार हुआ ये कि एक बार मैं स्वयं उसका गवाह हूँ, हिंदी संस्थान ने उनको एक सम्मान घोषित कर दिया। हम लोग भी उसके पीछे कारक थे। वो घोषित हुआ, जिस दिन वो सम्मान दिया जाना था उसके एक दिन पहले ही उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया, अखबारों में छपा, कि बहुत कठिनाई उपस्थित हो गई। उस संस्थान के अध्यक्ष ने मुझे फोन किया, कहा कि वीरेंद्र जी ये क्या हुआ। हमने कहा देखिए ऐसा है, मुद्रा जी है, कोई उनको जो है वो नहीं, अब मुद्रा जी अपनी शर्तों पर ही रहेंगे। और तो उन्होंने कहा आज समारोह है। हमने कहा कि अब समारोह है या जो भी है, तो खैर वो थोड़ा सा हम लोगों ने अपने ढंग से उसको संयमित किया। तो कई बार ऐसे अवसर भी आते थे। तात्पर्य कहने का ये कि मुद्रा जी ने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कोई समझौता नहीं किया। और हम जानते हैं कि अगर मुद्रा जी कोई समझौता करते तो थोड़ा कष्ट में भी रहे। मतलब देखिए मत्स्यजीवी थे, कलम यानी आखिरी क्षण तक, आखिरी समय तक, आखिर के वर्षों में भी वो जो है लिख करके ही अपनी आजीविका का निर्वहन करते थे। कोई नौकरी स्थायी रूप से, आकाशवाणी की नौकरी छोड़ने के बाद कोई नौकरी उन्होंने स्थायी नहीं। देखिए एक उनके स्वाभिमान के किस्से ढेरों पड़े हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी ने छाया नट पत्रिका प्रकाशित की। उस छाया नट का एक, जैसे कहा जाए कि संपादन पूर्णकालिक नहीं, एक उसका संपादन का कार्य उनको दिया गया था कुछ आंशिक वृद्धि पर। तो श्रीलाल शुक्ल जो इतने बड़े लेखक थे, उस जमाने में आईएएस अधिकारी थे, संस्कृत विभाग के सचिव थे, वो संगीत नाटक अकेडमी में एक दिन चले गए, विजिट पर चले गए। और वहां पर जब गए तो संगीत नाटक अकेडमी के कुछ लोगों ने मुद्रा जी की शिकायत कर दी श्रीलाल जी से कि भाई ये देखिए 11:30 बजा हुआ है, अभी तक तो मुद्रा जी आए नहीं, वो तो ऑफिस समय पे आते नहीं। जाहिर है कि मुद्रा जी पूर्णकालिक तो थे नहीं, उनका कार्य था कि संपादन करना और उसकी सामग्री पत्रिका की दे देना, ये था बस। श्रीलाल जी ने अगले दिन मुद्रा जी से टेलीफोन पे ये पूछ लिया कि अरे भाई मुद्रा, दफ्तर तुम कै बजे पहुंचते हो? मुद्रा जी ने कहा कि अच्छा आप फोन रखिए मैं बताता हूँ है। और आप विश्वास कीजिए उन्होंने इस्तीफा लिखा, इस्तीफा लिख करके भेज दिया उन्होंने श्रीलाल शुक्ल के पास। अब मुद्रा जी को मनाने में सब लोग जुट गए। श्रीलाल शुक्ल ने हम लोगों से कहा कि भाई इनको किसी तरह मनाओ, मेरा ये आशय नहीं था
लेकिन मुद्रा जी नहीं माने, उनका नहीं यार मुझे नौकरी नहीं करनी है, और इस तरह, जबकि शिलाल जी से उनकी बहुत मित्रता थी, मैत्री थी, लेकिन अब तो मुद्रा जी का ऐसा स्वाभिमानी व्यक्तित्व था। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी और एक जिसे कहा जाए कि एक साहित्यिक होने के नाते हम लोग उनके बहुत नजदीक रहे, बहुत समय साथ बिताया। और सचमुच अभी आपने कहा कि 4 दशक, तो ये बिल्कुल सही है कि 4 दशकों में, यानी कि काफी लंबे समय तक तो वो हमारे इसी कॉलोनी में रहते थे, और उसके बाद जब वो फिर वापस चले गए अपने पुराने घर में, तो वहां से भी रोज, मेरा कार्यालय केंद्र में था, हजरतगंज में था, रोज आते थे, घंटों साथ बैठते थे, काफी हाउस हम लोग आते थे, और फिर वहां समय, तो इतना समय हम लोगों ने साथ गुजारा। और एक बात मैं रतनलाल जी आपको और बताऊं, आज 13 जून है, 6 वर्ष पूर्व जब आज ही के दिन मुद्रा जी नहीं रहे थे, तो उनकी जो शव यात्रा थी, यह पहली बार था कि उनकी शव यात्रा में जय भीम और लाल सलाम, ये दोनों नारे एक साथ लग रहे थे, है। और वहां पर जहां उनके अंत्येष्टि होनी थी, उस स्थल पर बौद्ध भिक्षु भी थे, और सारे मार्क्सवादी सारे लोग थे। और वहां पर एक थोड़ी सी इस बात की भी एक हुई कि भाई बौद्ध भिक्षु अपने ढंग से कुछ करना चाहते थे, और मार्क्सवादियों का अपना मन में था लाल झंडा, और वो था भी वहां पर। और एक तीसरी स्थिति भी आई, यानी सत्ता प्रतिष्ठान के हमेशा विरोध में रहे मुद्रा जी, लेकिन उस समय, उस दिन, मैं एक सूचना के लिए भी बता रहा हूं, लखनऊ के लोगों को तो पता ही है, वहां पर राज्य की ओर से, राज्य सरकार की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, यानी कि उनके सम्मान में जो एक गार्ड ऑफ ऑनर, जो सरकारी टुकड़ी आती है ऐसे अवसरों पर, जो विशिष्ट लोगों की, जो कि पद्मश्री, पद्म भूषण, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके लिए मुद्रा जी को न पद्मश्री मिला था, न पद्म भूषण मिला था, लेकिन ऐसा जन दबाव था, यानी शासन प्रशासन के ऊपर भी, मतलब जिस तरह से लोगों का दबाव, जिस तरह से उसको, उनको एहसास हुआ कि एक बड़ा बुद्धिजीवी आज नहीं रहा, और इतने लोग उनको चाहने वाले हैं, तो मैं समझता हूं उस दबाव के अंतर्गत ही मुद्रा जी के प्रशंसक, यानी सत्ता प्रतिष्ठान में भी कुछ ऐसे लोग थे, तो और जो है उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो मुद्रा जी अपने ढंग के थे, उन्होंने जीवन में कभी समझौता नहीं किया, असहमतियों के साथ रहे। और लेकिन मैं एक बात ये कहूंगा कि मुद्रा जी ने समाज को जितना दिया, समाज ने जितना पाया मुद्रा जी से, समाज ने उनको जो है सम्मान के रूप में या उस तरह से उनको उतना जो है वापस नहीं किया। और आज देखिए, मैं आपका आभारी हूं, अम्बेडकर नामा का आभारी हूं कि अम्बेडकर नामा ने आज इस मंच पर ये वार्ता आयोजित की, उनकी स्मृति में हम लोग इतनी बात कर रहे हैं। ये जरूर है कि आज सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने मुद्रा जी को याद किया, लेकिन एक कोई आयोजन या कोई कार्यक्रम या उनको लेकर के मेरी स्मृति में नहीं है। मैं समझता हूं कि हिंदी समाज को, और हमारा जो एक जिसे कहा जाए कि हाशिए का समाज है, हमारा जो एक बहुजन समाज है, दलित समाज है, हम सबको, यानी कि मुद्रा जी को व्यक्ति के रूप में नहीं, विचार के रूप में याद करना चाहिए, क्योंकि मुद्रा जी का देह और मुद्रा जी का जो चिंतन है वो हमारे बहुत काम का है। मैं समझता हूं कि उस पर विचार होते रहना चाहिए, क्योंकि आज लाल नीले की एकता की जिसकी बात की जा रही है, और जिस लाल सलाम और जय भीम की बात की जा रही है, जिसको सैद्धांतिकी के रूप में, वैचारिकी के रूप में अपनाने की बात की जा रही है, और जिसे कहा जाए वामपंथ और मार्क्सवादी संगठनों ने जो एक पुनर्विचार करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, मैं समझता हूं कि मुद्रा राक्षस जी का चिंतन और विचार उसका प्रस्थान बिंदु हो सकता है। मुद्रा जी इन दोनों के बीच में एक सेतु की भूमिका का निर्वहन किया है। तो आज मुद्रा जी का स्मरण करते हुए, मुद्रा जी को याद करते हुए, एक बड़े साहित्यिक के रूप में,
एक बड़े विचारक के रूप में मैं याद करता हूं, और मैं एक अपने अग्रज मित्र को भी याद करता हूं, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद मित्रों। शुक्रिया सर। और आपने जो अनछुए प्रसंग उनके जीवन के बतलाए अम्बेडकरनामा पर, इस समझिए यही कार्यक्रम है। उनके आज डेथ एनिवर्सरी पर आपका लेक्चर ही कार्यक्रम हो गया अम्बेडकरनामा पे। चलिए, बहुत नहीं, अच्छा और है। लगातार हम लोग मेरी एक राय है कि इनके लेखन पे बीच बीच में गपशप होते रहे, अम्बेडकरनामा या बातचीत हो, ऐसे हम लोग याद करते रहे उनको, इनके जी लेखन जी। के ऊपर चर्चा हो। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। जी, शुक्रिया सर। और दोस्तों, ये थे वरिष्ठ आलोचक वीरेंद्र यादव जी। हम नहीं जानते थे मुद्रा रक्षस साहब के बारे में इतना सारा कुछ, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे पढ़ा ही था, इसलिए मेरी दिलचस्पी हुई कि उनके बारे में जाना जाए। और वीरेंद्र जी से अच्छे जानकार इस विषय में कोई नहीं हो सकते थे। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने बहुजन बहुजन नायकों को सदैव याद कीजिए, विमर्श कीजिए, बातचीत कीजिए। यही असली आदरांजलि होगी। शुक्रिया। जय भीम। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड। थैंक यू सर। धन्यवाद। नमस्कार।